वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेस। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेस पर स्वागत करता हूं। कल हम कंप्यूटर के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम कंप्यूटर इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य पढ़ेंगे। तो लिख सकते हैं आप कंप्यूटर इतिहास के इम्पोर्टेंट पॉइंट। कंप्यूटर इतिहास के इम्पोर्टेंट पॉइंट या तथ्य। कंप्यूटर इतिहास के इम्पोर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले आता है टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग जो मशीन है उसका आविष्कार हरमन होलेरिथ ने किया था। कंप्यूटर इतिहास के इम्पोर्टेंट तथ्यों में सबसे पहले जो टैबुलेटिंग मशीन थी उसका आविष्कार किसने किया था? हरमन होलेरिथ ने। ये आप साथ साथ नोट कर सकते हैं, ठीक है। हरमन होलेरिथ। उसके बाद कैलकुलेशन के आधार पर जो ग्राफिक कैलकुलेशन थी, जो हम ग्राफ के रूप में जो कैलकुलेशन करते थे, वो जॉन नेपियर और नेपियर बोन ने सन 1617 ईस्वी में की थी। जैसे हम बात करते हैं, जिसने भी ग्राफ के ऊपर कैलकुलेशन होती हैं, जैसे आपने 10th क्लास में बीजगणितीय सर्वसमीकरणों के बारे में पढ़ा होगा, बीजगणितीय कैलकुलेशन पढ़ी होंगी, जब उनको हम ग्राफ पे दिखाते थे। तो इन प्रकार की कैलकुलेशन का यूज किया गया था, ठीक है, सन 1617 में, जो जॉन नेपियर ने और नेपियर बोन्स ने की थी, ठीक है। ये दो वैज्ञानिक थे। इनकी स्थापना के लिए या इनके रिसर्च के लिए, तो ये बिंदु भी आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जॉन नेपियर प्लस नेपियर बोन्स के बाद तीसरा आता है लॉगरिथम के बारे में। लॉगरिथम जैसे लॉग हम बात कर सकते हैं 10 की, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट में लिख सकते हैं लॉग 10 जैसी जो गणनाएं थी, ठीक है। लॉग 10 इसको बोलते हैं लघुगणक हिंदी में। लॉग का मतलब हिंदी में होता है लघुगणक, ठीक है, याद रखना है आपको ये। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो जो लॉग 10 है वो लघुगणक है। ये जैसी कैलकुलेशन जो थी, ये किसने की थी? ये स्लाइड रूल पर किसने की थी? ध्यान रखना है आपको। स्लाइड रूल का जो एक स्केल होता है, विलियम ऑर्टेड ने इसकी खोज की थी। लॉग 10 लघुगणक यानी स्लाइड रूल पर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला था टैबुलेटिंग मशीन, दूसरा था कैलकुलेशन की थी ग्राफिक कैलकुलेशन 1617 ईस्वी में जॉन नेपियर ने प्लस नेपियर बोन्स ने। लॉग 10 यानी लघुगणक के रूप में स्लाइड रूल पर विलियम ऑर्टेड ने इसका आविष्कार किया। उसके बाद आता है EDSAC। EDSAC याद रखना है आपको। EDSAC जो है, इसकी अगर हम बात करें तो एक प्रकार से ये डेटा स्टोरेज के लिए एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर था ये। तो EDSAC की हम अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है
EDSAC का मतलब होता है डेटा स्टोरेज के लिए। सबसे पहला है डेटा स्टोरेज, और उसके बाद संग्रहण क्षमता के लिए। संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो डेटा स्टोरेज में और संग्रहण क्षमता में ये चौथा एक कंप्यूटर था EDSAC। ठीक है, डाटा स्टोरेज के लिए और संग्रहण क्षमता के लिए। आप इसमें लिख सकते हैं फर्स्ट कंप्यूटर था ये। ठीक है, डाटा स्टोरेज में और संग्रहण क्षमता में। तो जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि डाटा स्टोरेज और संग्रहण क्षमता के लिए पहला कंप्यूटर कौन सा था, तो EDSAC था, जो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में बनाया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर है। आपको याद रखना है, अमेरिका यानी USA। USA का पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका, ये बात आपको नोट करनी है। वैसे EDSAC का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। डी का मतलब क्या होता है? सॉरी, डिले। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। आपको याद रखना है, डेटा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर या कंप्यूटर, बात एक ही है। कैलकुलेटर भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, आपको याद रखना है। ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, डी का मतलब डिले, एस का मतलब स्टोरेज, ए का मतलब ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। अब नेक्स्ट आता है EDVAC। EDVAC EDSAC में क्या फ़र्क है? देखो, एस की जगह वी है, एस की जगह सिर्फ वी है और बाकी सेम है। तो जो EDVAC होता है उसका आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं, और फुल फॉर्म लिखने से पहले इसकी जो खोज करता है या रिसर्च जिन्होंने किया था वो है जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, जॉन वॉन न्यूमैन। तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट EDVAC के बाद अब आप लिख सकते हैं पांचवा यूनिवेक। यूनिवेक एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक बिजनेस और कॉमर्स यानी व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए एक प्रकार का महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। यूनिवेक कई बार एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप इसमें बिजनेस और कॉमर्स के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर है। बिजनेस प्लस कॉमर्स के लिए महत्वपूर्ण कंप्यूटर। तो यूनिवेक की जो हम फुल फॉर्म लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, UNIV से बनता है यूनिवर्सल।
और ए से बनता है ऑटोमेटिक और सी से बनता है कंप्यूटर। ठीक है, तो ए और सी दोनों को अलग कर लेंगे और UNIV से यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब नेक्स्ट आता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर। विश्व की प्रथम प्रोग्रामर कौन है, कोई बता सकता है क्या आप में से? विश्व की प्रथम प्रोग्रामर है लेडी एडा आगस्टा। तो लेडी से आपको याद रखना है, महिला को इंग्लिश में बोलते हैं लेडी, और उसकी एडी, ठीक है, और अगस्त महीने में फट जाती है। तो याद रखना है लेडी एडा आगस्टा, लेडी एडा आगस्टा। ये विश्व की प्रथम प्रोग्रामर थी, विश्व की प्रथम प्रोग्रामर थी। ठीक है, और इसे एडा लवलेस भी कहा जाता है, आपको याद रखना है, इसे एडा लवलेस भी कहा जाता है। तो इससे आपको याद रखना है इसका नया नाम। ठीक है, इसे इसके बाद नेक्स्ट अपन कह सकते हैं कि एक सैद्धांतिक कंप्यूटर था और एक होता है कृत्रिम बुद्धि का कंप्यूटर। तो आप याद रख सकते हैं कि जो सैद्धांतिक कंप्यूटर है उसका वो जो होता है ना, वो सैद्धांतिक कंप्यूटर ये होता है विज्ञान का जनक। सैद्धांतिक कंप्यूटर जो विज्ञान है उसका जनक, तो वो कौन था? तो आप लिख सकते हैं एलन ट्यूरिंग था। कौन था? एलन ट्यूरिंग। तो सैद्धांतिक कंप्यूटर का जो जनक है उसे आप एलन ट्यूरिंग ने इसको मतलब कि रिसर्च में अपना नाम दिया था, एलन ट्यूरिंग ने। और उसके बाद नेक्स्ट आता है कृत्रिम विज्ञान का जनक। तो कृत्रिम विज्ञान क्या होता है? आर्टिफिशियल जो विज्ञान होता है उसे कहते हैं कृत्रिम कंप्यूटर, मतलब कि आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम विज्ञान का जो जनक था, या अपन कह सकते हैं कृत्रिम बुद्धि का जनक कौन था? तो लिख सकते हैं आप इसमें कृत्रिम बुद्धि का जनक जॉन मैकार थे। ठीक है, अगर इसमें ये आ जाए कि कृत्रिम विज्ञान का बुद्धि का जनक में साथ में आ जाए एलन ट्यूरिंग भी आ जाए तो ये भी सही माना जाएगा। ठीक है, याद रखना है कृत्रिम बुद्धि का जनक एलन ट्यूरिंग और जॉन मैकार थे, दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।